आदरणीय मनोज सिन्हा जी हमारे मध्य में हैं। मैं आग्रह करता हूं अशोक गीते की कृपया सभी मंच सदस्यों को मंच पर लाएं और उन्हें ताकि हम कार्यक्रम शुभ प्रारंभ कर सकें। एक और विनम्र आग्रह है, कृपया अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें ताकि कार्यक्रम के बीच में बाधा उत्पन्न न हो। हमारा मंच सुशोभित हो रहा है आज के हमारे मंच सदस्यों के आगमन से। नमस्ते। प्रभात प्रकाशन की ओर से आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी के कमलों से प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं विद्याविद डॉक्टर अशोक कुमार विद्यार्थी की सद्य प्रकाशित पुस्तक मेरे अनुभव और इतिहास के झरोखे से कश्मीर का लोकार्पण यहाँ संपन्न होगा। वरिष्ठ संपादक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी की अध्यक्षता में हो रहे इस सारस्वत समारोह में अपनी गर्मामेय उपस्थिति से वैशिष्ट प्रदान कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाहरलाल कौर जी एवं एकात्म मार्गदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। मैं मंचस्थ विभूतियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस सभागृह में विराजे अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी महानुभाव लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाजसेवी और मीडिया के बंधु आप सबका भी हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन। मैं मंचस्थ विभूतियों से आग्रह करता हूँ कि सारस्वत समारोह के शुभारंभ हेतु विद्यादायिनी मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण करें। ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो और सत्साहित्य के प्रति अभिरुचि विकसित हो, इसलिए हम अपने मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत पुस्तक मंच से करेंगे। मैं आग्रह करता हूं अशोक सिंघल जी से कृपया आए और आदरणीय मनोज सिन्हा जी को पुस्तक मंच देकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी का स्वागत करेंगे श्री करुण कौशिक जी। आइए। आदरणीय श्री
जवाहरलाल पौर जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर सर्वोत्तम दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष रजिस्ट्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि क्या डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। आज के उत्तर पुरुष डॉक्टर अशोक कुमार गदिया के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज मिश्र जी। आइए सदन आइए। आज के उत्तर पुरुष डॉक्टर अशोक कुमार गदिया का स्वागत। स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के उपनिदेशक डॉक्टर चेतन आनंद को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया इस मौके पर मुझे अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि पूरी धरा की साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा की साथ दे तो और बात है, पर तू जरा की साथ दे तो और बात है, पर तू जरा की साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मास्टर अतिथि जम्मू कश्मीर के यशस्वी उपराज्यपाल, आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री राम बहादुर राय जी और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाहरलाल पौर, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार और शिक्षाविद हमारे बीच में हैं। और इसके अलावा एकात्म मातृ मानव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, एक बहुत बड़ी विभूति, बहुत बड़े व्यक्तित्व और आज के कार्यक्रम के दूल्हा मैं कहूंगा, जिनकी पुस्तक कश्मीर का लोकार्पण हो रहा है। मैं सभी को नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक बार उनके स्वागत में जोरदार तालियां हो जाए। राजस्थान की माटी में पले बढ़े राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति के संस्कारों में ढले एक ऐसे शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी, वो केवल एक शिक्षाविद ही नहीं बल्कि समाज सेवक भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे चिंतक भी हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। मेवाड़ परिवार का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर अशोक कुमार गदिया हमको मिले। और सौभाग्य मैं कहूंगा डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी का कि जितनी भी विभूतियां मंच पर बैठी हैं, ये इनको मार्गदर्शक के रूप में मिली, जिसकी वजह से ये कश्मीर जैसी महत्वाकांक्षी पुस्तक, ऐसी पुस्तक हमारे बीच आ जा रही है जो बहुत ही अनुभव में पकी हुई है। मैं कहूंगा जब कोरोना काल में लोग अकेलापन घर में खेल रहे थे, मैं वो खेलना ही बोलूंगा, जब वो अपना अकेलापन खेल रहे थे तब इन्होंने एकांतवास महसूस किया। और एकांतवास में हमेशा एक लेखक सृजन ही करता है, और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर और अपनी जो यात्रा कश्मीर के प्रति उनकी रही लगातार, उसके आधार पर उन्होंने कश्मीर जैसी अपनी एक पुस्तक को जन्म दिया जो आप सबके सामने भी साकार होने वाली है। अशोक कुमार गदिया जी ने बहुत प्रयोग किए। 2200 कश्मीरी बच्चों को
भारत की मुख्य धारा से जोड़ा, इस देश की सांस्कृतिक मुख्य धारा से जोड़ा और वहां के बच्चों को लाकर अपने मेवाड़ विश्वविद्यालय में उन्होंने स्थान दिया और उनको पढ़ाया लिखाया। ये बड़ा काम है। आज कश्मीर पुस्तक आ रही है। आप सभी लोग यहाँ पर इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हुए हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तित्व हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं और जितने भी मेवाड़ परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको यहां तक लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रखी है मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की निदेशिका डॉक्टर अग्रवाल, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी खूबसूरत कार्यक्रम का हम सबको हिस्सा बनाया। एक बार सभी के लिए और अपने लिए भी जोरदार तालियां आप। और इस मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनके जो अनुभव है, उनका जीवन का जो सार है, जो मैंने 8.5 साल में आपका व्यक्तित्व देखा, तो जो देखा वही बताता हूं कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिनमान बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होकर देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे, अपनी नजर में महान बन जाओगे और छोटे छोटे द्वेष भावना के सभी रास्ते तो राम रहमान के समान बन जाओगे और धरती पे रहे के जो धरती पे कष्ट है तो मनुष्य तुम आसमान बन जाओगे। तो ऐसे हमारे लाडले, हमारे माननीय श्री अशोक कुमार गदिया जी की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। उसमें जितने भी मंच पे हमारी विभूतियां उपस्थित हुई हैं, आप जितने लोग इस कार्यक्रम में इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रभात प्रकाशन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी खूबसूरत पुस्तक पूरी साज सज्जा के साथ जो तैयार की है हम सबके समक्ष भी आने वाली है। एक बार और जोरदार तालियां। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर चेतन आनंद जी। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष के भार पर सुशोभित मुकुट है। इसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व अवर्णनीय है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अप्रतिम है, पर दुर्भाग्य से भारत विभाजन के बाद से पाकिस्तान की कुत्सित और कलंकित गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र निरंतर आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 के उन्मूलन के पश्चात कश्मीर में एक नई बयार आई है और पूरे उत्साह के साथ सब नागरिक वहां विकास और समृद्धि की नई गाथा लिख रहे हैं। इस पुस्तक में इन सब परिस्थितियों पर एक विहंगम दृष्टि डाली है आज के समारोह के उत्सव पुरुष और केंद्र बिंदु डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने। वैसे तो वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पर शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। वे मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहित अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे सक्रियता से संबद्ध हैं। वे अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं में भी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। उनके कर्तृत्व को अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए और अपना लेख्य वक्तव्य दें। डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय प्रेरणा स्रोत श्री राम बहादुर राय जी, हम सबके मार्गदर्शक और हमेशा अपना स्नेह देने वाले श्री जवाहरलाल कोहली जी, और जब से मैं तरुण हुआ, कॉलेज विद्यार्थी था, तब से मेरा मार्गदर्शन कर रहे, मुझे हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले मेरे बड़े भाई डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, सभी बुद्धिजन भाइयों और बहनों, मेवाड़ विश्वविद्यालय जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, एक मेवाड़ इंस्टीट्यूट जो गाजियाबाद में स्थित है, एक मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ में शहर में स्थित है। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस
हम एक विशेष प्रयोजन से चला रहे हैं। विशेष प्रयोजन हमारे दो मुख्य वाक्य हैं। एक है सर्विंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब से गरीब तबके के बच्चों को लाना, पढ़ाना, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, और इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए रीचिंग टू अनरीच्ड, जहां कोई नहीं जाता है वहां जाकर बच्चों की काउंसलिंग कर उन बच्चों को लाना। ये सिलसिला सन 2009 से चल रहा है और इसमें हम ईश्वर की कृपा से बहुत कामयाब भी हुए हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उन परिस्थितियों में, उन बेहद जगहों में, उन सीमा क्षेत्रों में, उन गांवों में गरीब घरों से बच्चों को लाना, उनको पढ़ाना, उनको मुख्य धारा में लाना। ये इसी सिलसिले में मैं सन 2012-13 में कश्मीर पहुंच गया और उन्हीं दिनों सहयोग की बात थी कि भारत सरकार की एक स्कीम थी कि यहां से ज्यादा बच्चों को बाहर निकालो, पढ़ाओ, लिखाओ, ट्रेनिंग कराओ, नौकरी दिलाओ और उन सबका खर्चा भारत सरकार दे। मुझे लगा कि ये तो मन की मुराद पूरी हुई। हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे और हजारों की तादाद में बच्चा कश्मीर के गांव में जाके उनको ले आए। 12-13, 13-14 और 14-15 में यह सिलसिला चलता रहा। लगभग 1200 बच्चा जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और हर गांव से गरीब घरों से वास्ता रखते हुए लड़कियां मेवाड़ यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गए और पूरे देश भर से लगभग 7000 बच्चे 29 राज्यों के, ऐसा करके एक संपूर्ण भारत का दृश्य बनने लगा। लेकिन अच्छा समय बहुत दिनों तक नहीं चलता, फिर मुश्किलें आना शुरू हुई। सरकार ने अचानक 650 बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, भारत में अन्य यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो जम्मू कश्मीर के बच्चे थे उन सबकी स्कॉलरशिप रुक गई। दो ऑप्शन थे, एक था कि बच्चों को भेज दिया जाए वापस, किसी की 1 साल की पढ़ाई पूरी हुई, किसी की 2 साल की पढ़ाई पूरी हुई। 99% लोगों ने वापस भेज दिया कि भाई या तो पैसे जमा कराओ या जाओ। हमने कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, इनको पूरी पढ़ाई कराएंगे, इनकी ट्रेनिंग कराएंगे, उनका प्लेसमेंट कराएंगे और इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएंगे और उसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ा करेंगे। यहां बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, जो मंच पर भी है, मंच के इधर भी है। मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उस डिफिकल्ट टाइम में बच्चों से, बच्चों के माता पिताओं से बड़ा संपर्क हुआ। लगभग 3000 परिवारों से मेरा डायरेक्ट रिलेशन हुआ और मैं श्रीनगर छोड़ के जब गांव में जाता तो कभी होटल में नहीं रुका, उन बच्चों के घरों में ही रुका और उनसे बहुत आत्मिक संबंध हुआ। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि उन बच्चों के माँ बाप से मिलने से वहां एक जना खाना नहीं खाता, पूरा का पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता था, उनसे बातचीत होती थी। असीम प्यार, असीम स्नेह और अपनापन मुझे वहां कश्मीर में मिला। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर हम जाते हैं तो हम सिर्फ डल झील जाते हैं, निशाद गार्डन जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगांव जाते हैं और वापस लौट आते हैं। वो कश्मीर नहीं है, वो कश्मीर के पर्यटन स्थल है। उसमें भी कुछ आप कश्मीर के गांव में जाइए, उन लोगों के साथ बैठिए, देखिए, फिर आपको जो अनुभव आएगा कश्मीर का और जो रियल कश्मीरियत के दर्शन होंगे उससे पता लगेगा कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा अभी नहीं, ये तो हजारों सालों से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहाँ जो संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो बोली है, यहाँ के जो सब कुछ चीजें जो है वो तो हजारों सालों से हमारी अपनी है। खैर, ये सब चीजें हुई। जब कोरोना काल आया, मैं घर में था, तो मैंने कहा कि क्या किया जाए, तो मैंने उस अनुभव को लिखना तय किया। जब लिख लिया
तो लगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा आगे बढ़ाने के लिए अब स्कॉलरशिप में तो बच्चा अपने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें बच्चा वहां से लेके आना पड़ेगा और कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमने तय किया कि 50% हॉस्टल फीस और 50% ट्यूशन फीस हम माफ करेंगे बच्चों की, और कश्मीर के बच्चों को लाके पढ़ाएंगे, और ये सिलसिला फिर चालू हुआ। तो मैंने कहा मेरे को कश्मीर में जाने से पहले कश्मीर के इतिहास को जानना जरूरी है, इसलिए अपने ड्राइंग रूम में, अपने स्टडी रूम में जितने कश्मीर के इतिहास से संबंधित किताबें थी वो सब निकाली, इंटरनेट खोला, और जो मुझे मिलता गया, पढ़ता गया, समझता गया, और जो मेरे अनुभव वहां हुए, उन मेरे अनुभव, मेरी समझ और मेरी पढ़ाई के माध्यम से जो इतिहास मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा। मैं कोई इतिहासकार होने का दावा नहीं करता हूं, मैंने अपनी समझ से जो कुछ मुझे समझ में आया उसको सिलसिलेवार लिखता चला गया, और जब वो डायरिया भर गई, देखते ही देखते 650 पेज मैंने अपने हाथ से लिख दिए। और जब वो डायरिया भर गई तो मैंने, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैंने चेतन जी से कहा जुलाई के महीने में कि चेतन जी 3 महीने में मैंने ये सब लिखा है, आप इसको देखो, अगर ये किसी काम का हो सकता है। तो इन्होंने उसको लिपिबद्ध कराया, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी पुस्तक बन गई है सर, आप उसको छपाइए। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं छपा सकता, राय साहब को भेजो पहले इसको। फिर राय साहब ने देखी, 2-3 महीने राय साहब ने देखा उनको, और 2-3 महीने के बाद इन्होंने कहा कि इसमें कई चीजों, कई करेक्शन की जरूरत है। मैंने कहा मैं तो पहला लेखक हूं, मैं कई गलतियां की होगी मैंने इसमें, और अभी भी मैं कहता हूं इस पुस्तक में हो सकता है कई गलतियां हो, पर मैंने इतिहासकार के तौर पर इस पुस्तक को नहीं लिखी। अपनी भावनाएं, जो मेरी समझ बनी कश्मीर के इतिहास को पढ़ते हुए, कश्मीरी इन 2000 बच्चों के संपर्क में, उनके परिवारों के संपर्क में जो कुछ मेरी समझ बनी वो मैंने लिखी। तो फिर मैंने कश्मीर का इतिहास भी लिखा, और वो 273 ईसा पूर्व से मैं चला, और अब तक 2020-21 तक उसको लिखा, 370 खत्म होने तक उसको लिखा। और इसके 14 पहला जो चैप्टर है वो मेरा अनुभव है कि पिछले 5 सालों में जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को मैंने एज इट इज लिखा है। वो एक स्टोरी टाइप है, लेकिन सच्ची स्टोरी है, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। जो कुछ है बिल्कुल खुले शब्दों में उसको लिखा है। और अंत में, क्योंकि समय बहुत कम है, आप विद्वान लोगों को सुनेंगे, मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं 2 बातें यहां रेखांकित करना चाहता हूं। वो ये है, पहली, कश्मीर में जब अपन निगाह डालेंगे, जम्मू कश्मीर में, तो हम पाएंगे वहां का प्रशासन, जिसमें वहां की पुलिस भी मौजूद है, उसका नेतृत्व मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये मैं, चूंकि मनोज सिन्हा जी यहां बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जो मेरी विलेज की फीडबैक है, मेरे 3000 परिवार जो मुझे कहते हैं, वो मैं कहते हैं वो सिन्हा साहब कब तक रहेंगे, और रहेंगे नहीं यहाँ मुझे मिला तो लोग कहेंगे तो चुनाव कराने वाला, लेकिन चुनाव मत करवाइए, चुनाव बिल्कुल मत कराइए। चुनाव कराने से फिर वही हालात होंगे, आप चुनाव मत करवाइए, मैं खुलेआम कह रहा हूं। तो ये कि सिन्हा साहब को रखिए यहाँ पे, जिस तरीके से सरकार और पुलिस वहां पर काम कर रही है, मैं बता नहीं सकता कि लोग, आम लोग कितने खुश हैं वहां। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वहां पे। दूसरी, वहां पे जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो है आर्मी, लगभग 6.5 लाख जवान वहां पोस्टेड। नॉर्दर्न कमांड पूरी की पूरी, जो जम्मू के पास उधमपुर है वहां बैठती है, और उनके जो हेड है। और एक बार आर्मी इंटेलिजेंस वालों ने मुझे बुलाया कोरोना खत्म होने, और आर्मी इंटेलिजेंस वालों ने मुझे फोन किया कि आपसे हमारे जो ब्रिगेडियर साहब वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं घबराया, मैंने कहा कि मैंने क्या गलती कर दी। तो कहा नहीं, आप आइए, आपको मिलना है। और तो मैं वहां मिला उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखिए, हमने पूरी इंटेलिजेंस से ये खबर लगाई कि कश्मीर में किन किन नॉन कश्मीरीज ने सबसे ज्यादा काम किया, उनमें आपका नाम आया। और विशेष रूप से नौजवानों ने काम किया, आपने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं,
हम चाहते हैं कि हमारी सद्भावना स्कीम में भी कुछ बच्चे आप ले जाए। मैंने कहा नहीं की और कुछ मैं तो ये चाह ही रहा था। तो उन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा ये बताइए हम कितना देंगे, आप कितना देंगे। मैंने कहा मैं 50% मैं दूंगा, क्योंकि 50% हम देंगे। पिछले साल 2020-21 में उन्होंने 300 बच्चे दिए, इस साल भी वो 350 बच्चे देंगे। इस 650 बच्चा अब उनके आर्मी के प्रयास से। हम आर्मी को ये मानते हैं कि वहां पे वो किस तरीके का रोल कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, नहीं, वो शूटिंग ही नहीं कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मुख्य धारा में लाओ और देश के कोने कोने में इनको सर्विस लगवा दो, नौकरी लगवा दो, विदेश भेज दो इनको। इन यूथ का माइंड सेट बदलो। इनके मन में जो अलगाव की भावना है, इनके मन में जो दुष्प्रचार है, उस दुष्प्रचार को बाहर निकालो। आर्मी भी यही कहती है। आर्मी भी इसी कंक्लूजन पे आई कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट, इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब हम सब कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा मुकुट है, कश्मीर के बिना हिंदुस्तान की कल्पना करना असंभव है, ये सब हम कहते हैं। वहां के सुंदर घाटियां, वहां के नदी नाले, वहां के बाग बगीचे, वहां के फल फ्रूट्स, वो सब हमारे हैं। बहुत अच्छा है, हम सब वो सब हमारे, लेकिन वहां के लोग भी हमारे हैं, ऐसा मानना भी बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? सरकार अपने लेवल पर पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी तो कुछ करना होगा, समाज को आगे आना होगा। सिर्फ और सिर्फ पर्यटक बन के कश्मीर नहीं जाना है, किसी से दोस्ती कर उसके घर 5-7 दिन लेना है, उनको अपनाओ, वो आपको अपनाएंगे। हो सकता है शुरुआत के दौर में जो मेरे साथ हुआ, शुरुआत में कुछ शिकायतें उनको रहती है, लेकिन उसके बाद वो रोते हैं और वो इतना प्यार करते हैं आपसे कि मैं बता नहीं सकता। जितना प्यार कश्मीरी निभाना जानता है उतना कोई निभाना नहीं जानता। इसलिए उनको प्यार से अपने साथ मिलाओ। हमारी संस्कृति की तो ये शुरुआती गुण रही कि हम आत्मसात का गुण हमें है। हम सब संस्कृतियां मिट गई, हम क्यों ना मिटे? इसलिए नहीं मिटे, हम में आत्मसात का गुण है। वो आत्मसात हमें करना होगा। किसी भी कश्मीरी मुसलमान के पास जाइए, चौथी पीढ़ी में वो हिंदू था। उसके बाप का नाम बताओ यहां लिखते राखेड़, मैं तो राखेड़ क्या होता है, तुम बताओ तुम कौन हो? राठौर। तो वो सब अपने ही लोग हैं। किसी परिस्थितिवश वो हमसे दूर हुए हैं, उनके मन में कुछ अलगाव है, कुछ शिकायत है, कुछ तकलीफें हैं, उन सबको हम सब ने मिलकर दूर करनी है। तभी हम कश्मीर को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना पाएंगे। ऐसी मेरी सोच है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और बाकी किताब में आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ है उसमें पढ़ने जैसा। और फिर भी अगर कोई गलती रही हो, आपको कोई शिकायत हो, तो मुझे जरूर भेजे, प्रभात जी को भेजे, हम उसको ठीक करेंगे और नया संस्करण में उसको और अच्छे लेवल में पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर अशोक जी, आपने अपनी लेखकीय यात्रा और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने एक महत्वपूर्ण काम किया है उसके बारे में हमको अवगत कराया। प्रसिद्ध समाजधर्मी लेखक और संपादक डॉक्टर महेश शर्मा जी बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं। वे लंबे समय तक प्रचारक रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध रहे। 1986 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कर्तव्य पर उन्होंने शोध कार्य किया। दीनदयाल शोध संस्थान के वे सचिव रहे। 1996 से 2002 तक राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने 1999 में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान स्थापित किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण वाङ्मय के संपादन और शोध कार्यों पर एकाग्र हुए। वर्ष 2016 में पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 15 खंडों में उनके संपूर्ण वाङ्मय का संपादन कर प्रकाशन हुआ। वे खंड अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में आप प्रतिष्ठित पत्रिका मंथन के कार्य को देख रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए, हमें संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा।
इस सारस्वत समारोह के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री राम बहादुर राय, आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के बारे में जिनकी जानकारी अद्वितीय अद्भुत है, आदरणीय जवाहरलाल जी कौर, मित्र वनश्वर ददिया जी, और यहां बैठा हुआ गजेंद्र से संबद्ध सब मित्र परिवार, शिक्षा परिवार, भाइयों और बहनों, अशोक जी कश्मीर पर किताब लिखेंगे यह सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि वे वाणिज्य के विद्यार्थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस करने वाले, और उनके रक्त में एंटरप्रेन्योरशिप है, और इसलिए उन्होंने जब शिक्षा जगत में पैर रखा तो आज एक दुर्भाग्य हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर शिक्षा का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवसायीकरण हुआ है। लेकिन अशोक जी ने एक शिक्षाविद के नाते अपने कक्ष में महामना मालवीय रत्न लगाया। उनके जहन में पैसा देने वाली संस्था नहीं, परंतु महामना मालवीय सपनों में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वैसा ही अपना गंगरार का मेवाड़ विश्वविद्यालय हो, इस कल्पना से उन्होंने काम किया। और उन्होंने बताया आपको कि इस विश्वविद्यालय में 80% से ज्यादा, जिनको हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कहते हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं। और इन विद्यार्थियों में काम करने के कारण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के कारण उनके भीतर जो भाव जगा, वह कश्मीर की पुस्तक के रूप में हम लोगों के सामने आया है। तो ध्यान आता है स्वामी विवेकानंद के कुछ अतिरेकी शब्द हैं। अतिरेकी इसलिए कह रहा हूं कि उस शब्दों को जैसा तैसा नहीं देना चाहिए, उनके भाव को समझना चाहिए। थोड़ा सा आवेश में कहते हैं विवेकानंद, कुछ काल के लिए ब्राह्मणों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दो और अपना संपूर्ण शैक्षिक संसाधन इन दलितों पर उलीच दो। आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को देखकर मुझे लगता है कि विवेकानंद का सपना पूरा हो रहा है इस मेवाड़ विश्वविद्यालय। एक बार दीनदयाल शोध संस्थान में श्री के.आर. मलकानी, जिनकी शताब्दी चल रही है अभी, उन्होंने एक संगोष्ठी की थी। विषय था कॉमन सिविल कोड। बहुत प्रकार के वक्ता उसमें थे। तब के राजनीति के और बीजेपी के बड़े नेता श्री सिकंदर वक्त भी उसमें थे। बहुत दिन भर की संगोष्ठी थी, बहुत लोग बोले। जो बोले उसका अर्थ यह था कि कॉमन सिविल कोड बहुत वांछनीय चीज है, होनी चाहिए, पर नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान इसको रोकता है। मुसलमान की उपस्थिति के कारण ये नहीं होता। और इसमें से एक प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी मुसलमान की तरफ हुई। सिकंदर साहब का बोलने का मौका आया। सिकंदर साहब तो बीजेपी में आए थे, तो दीनदयाल शोध संस्थान में कार्यक्रम है, तो उनको लगा कि तो संघ वालों के संस्थान है, क्या सब संघ वाले लोग हैं, उनको बोलने का तरीका था। तो बोले, ऐ संघ वालों सुनो, बोले हिंदू
हिंदुओं में देशभक्ति जगाने के लिए तो इतनी शाखाएं चाहिए, इतने संघ के शिक्षा वर्ग चाहिए, इतने लोगों की इतनी तपस्या चाहिए, और मुसलमान का बेटा मां के पेट से देश में बन के आएगा। सुनो, मुसलमान बहुत बुरा है, जितना तुम सोचते हो उससे बुरा है, अनपढ़ है, जीने में कोई सुख नहीं है, इसलिए मरने में कोई डर नहीं है। और बोले कि सारे तो सारे इस देश के नेता हिंदू हैं, और ये सारे हिंदू नेता कहते हैं मुसलमान तुम खतरे में हो, बीजेपी को वोट दोगे तो मर जाओगे, तो तुम सब खतरे में हो और हम तुम्हारी रक्षा में खड़े। तो बोले कि वो खतरे जिनकी रक्षा में इंदिरा गांधी खड़ी, जिनकी रक्षा में मुलायम सिंह खड़े, जिनकी रक्षा में लालू यादव खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग जिनकी रक्षा में खड़े हैं, कुछ तो खतरा होगा। और इस खतरे को मानकर जो वो बंदूक उठा ले तो सारा आतंकवादी हो गया। तो बोले सभी लोग इस धरती के संतान हैं, थोड़ा उनकी ओर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा उधर भी देखिए। और मुझे लगता है कि जब अशोक जी कश्मीर के गांव गांव गली गली जा रहे थे तो सिकंदर बख्श साहब थोड़ा नहीं बहुत कुछ देखना प्रारंभ हो गया। और उसका परिणाम है कि जो कश्मीर अशोक जी ने देखा है वह एक प्रकार का कश्मीर है, वो इंसानियत का कश्मीर है। जिस कश्मीर को डील करने में रुचि वो दूसरे प्रकार का कश्मीर है, उसमें राजनीति है, उसमें विधि व्यवस्था है, कानून की हजार अड़चने हैं। लेकिन एक स्थिति कश्मीर के साथ हुई। अशोक जी ने जब कश्मीर का इतिहास पढ़ा, इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ठीक कहा अशोक जी ने कि अशोक जी इतिहासकार नहीं है, इतिहासकार होते तो इस किताब में लिखते। तो आप पाएंगे कि इतिहास में जो कुछ आधी अधूरी गलत सूचनाएं हैं वो भी इस किताब में, क्योंकि कहीं से ली गई। और यदि कश्मीर के साथ व्यवहार में कुछ परस्पर विरोधाभासी बातें हैं, एक प्रकार का व्यवहार एक समय की सरकार करती थी, दूसरे प्रकार का व्यवहार दूसरे काल की सरकार करती थी। तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के सरकार का जो काम है उनको आप एक ब्रश से तो नहीं रख सकते, इसलिए वो विविधता इस पुस्तक में दिखाई देती है। पर इस पुस्तक के प्राण इस पुस्तक के पहले अध्याय में, उस पहले अध्याय को पढ़ने के बाद ही पुस्तक समझ में आ सकती है। पहला अध्याय नहीं पढ़ा तो नहीं आ सकती। और इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर के साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें केवल एक बात कहता हूं, मुझे पता नहीं मनोज जी बताएंगे, जो हमारे 100 का नोट है ना, उस पर भारत की भाषाएं जिस लिपि में है उस लिपि के हस्ताक्षर उस पर है, लिखे हुए, उसमें कश्मीरी भी लिखे उसके ऊपर, पर कश्मीरी उस नोट को लिखे हुए अलावा और कहीं नहीं लिखी। कश्मीर में कश्मीरी पढ़ाई नहीं जाती। मुझे पता नहीं कि कश्मीर में कोई कश्मीरी अखबार है क्या बोलो जी? कश्मीर में कोई कश्मीरी अखबार नहीं है। किसी भी समाज को मारना हो तो उसकी भाषा को मार दो, मर जाएगा। कश्मीरियों को मारने का जो षड्यंत्र हुआ है, दुष्प्रयत्न हुआ है, उस प्रयत्न की कहानी में ये सबसे बड़ी बात है। जो भाषा की बात है वही उनके संपूर्ण संस्कार की भी बात है। वे जिनके संतान हैं, मैं भी कश्यप के संतान, जिनको अपने अतीत से काट दिया गया, जिनको अपनी भाषा से काट दिया गया, जिनको अपने इतिहास से काट दिया गया, जिनको अपने संस्कार से काट दिया गया,
जिनके ऊपर परायापन आरोपित कर दिया, उसके बावजूद अशोक गदिया वहां जाते हैं तो महसूस करते हैं ये भारत है, ये भारतीय है, ये लोग पराये नहीं है, हमारे हैं। इनके भीतर जो संस्कार है, जो आत्मीयता है, वह भारत की गंध देती है। तो मैं समझता हूं यह पुस्तक केवल पुस्तक नहीं है, यह पुस्तक भारत की अखंडता, भारत की एकात्मता को व्यक्त करने वाले रसायन को प्रस्तुत करती है। हम सब के लिए उपयोगी है। अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय महेश भाई साहब। कश्मीर की परिस्थितियों के विषय में आपने जो भक्ति जी का वक्तव्य बताया वो सचमुच हिलाने वाला है कि जीने में तो सुख नहीं है, इसलिए मरने में भी डर नहीं है। सच में हिलाने वाली बात है। जम्मू कश्मीर में जन्मे प्रोफेसर जवाहरलाल कौल जी जम्मू कश्मीर विषयों के गहन अध्येता हैं। वे मूलतः पत्रकार हैं और अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अपने पत्रकारीय कौशल का परिचय दे चुके हैं। पत्रकारिता में शुचिता और मूल्यों के स्थापना और संरक्षण के वे प्रबल पक्षधर हैं। सन 2016 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए, हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रोफेसर जवाहरलाल जी को माननीय मनोज जी, राय साहब, महेश जी और मेरे मित्र अशोक गदिया जी, मेरे सामने बैठे दोस्तों, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है प्रकाशन से पहले और मैंने जो कुछ महसूस किया वो उसी पुस्तक में एक शुरू होने से पहले एक चैप्टर के रूप में मौजूद है। कश्मीर पर लिखी गई सैकड़ों किताबें हैं। मुझे लगता है कि इसी साल कम से कम 10 किताबें तो छप गई हैं, लेकिन अशोक जी की ये पुस्तक उन सबसे भिन्न है, अलग तरह की। अक्सर हम पुस्तक लिखते हैं तो वहां के इतिहास के साथ साथ हम वहां की राजनीति के बारे में लिखते हैं। कैसी राजनीति थी, कैसा उलट फलट था, कैसा दुराचार था, वगैरह वगैरह। हम न तो वहां के जनजीवन के बारे में कुछ लिखते हैं अधिकतर, और न ही एक विराट ताकत जो सारे देश में अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हुई थी, से ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखते। और इस पुस्तक में वो दोनों तस्वीरें हैं। इसमें एक पॉजिटिव पक्ष जो है, जो स्वयं अशोक जी का है। अशोक जी क्या करना चाहते थे, कैसे वो चाहते थे कि लोग वहां के बच्चे आसमानों को छू लें, कैसे वो उनको एक माहौल से निकालकर एक स्वस्थ माहौल देना चाहते थे। मैं उनके इंस्टीट्यूट में गया हूं और वहां कश्मीरी मुसलमान बच्चों को से मैंने बातचीत की है। हालांकि हमने इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं की, हम अपने बारे में बात कर रहे थे। मेरा गांव के कौन सा है, तेरा गांव कौन सा है, हम कैसे जाते थे, बचपन में क्या करते थे, ये सब उन बच्चों के साथ।
कोई आक्रोश, कोई दबाव, कोई डर उनके मन में नहीं था। अशोक जी ये करना चाहते थे, ऐसा होता तो स्वतः जिस स्वस्थ शांतिमय माहौल की हम कल्पना करते थे वो आता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि कश्मीर अंग्रेजों के जमाने से एक विशेष किस्म की ब्यूरोक्रेसी में पला है। हम बख्शिश और रिश्वत इसके आदी हो चुके हैं। यहां तक कि रिश्वत लेना या बख्शिश एक्सपेक्ट करना एवरेज कश्मीर के लिए कोई पाप या कोई बुरी काम, बड़ा काम नहीं है। आज कुछ हालात बदल रहे हैं, लेकिन मेरे बचपन में, मेरी जवानी में तो ऐसा नहीं था। मेरे एक रिश्तेदार जब अपने लड़के के लिए लड़की खोजने के लिए उन्होंने अपनी जन्म कुंडली निकाली, अपने ब्राह्मण को दी कि इस पर देख लीजिए कोई अच्छी लड़की हो वगैरह। उसके पीछे एक और तो उसमें ग्रह नक्षत्र लिखे होते हैं, दूसरी ओर वो अपने परिवार के बारे में लिखते हैं, हमारा परिवार ये है, ये मामा है, तो और लड़के के बारे में है कि ये शिक्षक है, यहाँ नौकरी करता है, इतनी तनख्वाह है। लेकिन मेरी मौसी इससे उनके लिए पर्याप्त सूचना भी थी। वो अगर सुपरवाइजर है और 12,000 रुपए तनख्वाह है तो नीचे साथ में लिखा है कि ऊपर की आमदनी 16,000। ये ऊपर की आमदनी जो है ये कोई पाप नहीं, गलत बात नहीं है उनके लिए। उनके लिए एक सच है, सच का एक ऐसा पहलू है, आयाम है। और ये गलत में फैला हुआ था। अंग्रेजों के जमाने से ही बात चली और महाराजा के जमाने से उसी को आगे बढ़ाया गया। वहां उस वक्त की महाराजा के जमाने में भी मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये था कि अंग्रेजों की नकल करना। इसलिए जब मनोज सिन्हा जैसे किसी व्यक्ति को, जो शायद इस पद पर जाने से पहले शायद एक आध बार कभी घूमने कश्मीर गए हों, उसके अलावा कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे तब तक, उनको कहा जाए कि ऐसे समाज को, ऐसे राज्य को आप संभालिए, उन्हें डरे पर लाइए, तो एक आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। पहले वहां बैठकर शिक्षित होना पड़ता है। वहां के बारे में जानकारी खाली किताबों से कुछ संभव नहीं है। किताबें तो बहुत लिखी जाती हैं, उसके लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, उस पर भाषण दिया जा सकता है यहीं बैठकर। लेकिन वहां जाकर वहां उस समाज को जानना है, उनके दर्द को जानना है, उनके अच्छाइयों को जानना है। जब देश आजाद हुआ तो कहा गया कि हमारे देश में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, जमहूरियत आ गई है, लोकतंत्र आया है। लेकिन ये लोकतंत्र कैसा होता है ये कश्मीरियों को कई दशकों तक नहीं पता लगा। वहां एक प्रकार का व्यक्तिगत शासन था। उसमें कश्मीर को, उसमें मैंने खुद भी जब जवान था, कॉलेज में पढ़ता था, तो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गया था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और मुझे ये पता लगा कि कैसे वोट डाले जाते हैं, यानी जाली वोट कैसे डाले जाते हैं।
ये ट्रेनिंग मुझे पहले वहां समय में कभी कोई भी इलेक्शन 1947 के बाद कई दशक तक जिसे फेयर इलेक्शन कहते हैं वो नहीं कभी हुआ। पहले से तय लोग चुने जाते थे, पहले से तय तो लोग हारते थे। ऐसा जब आपको शासन मिला, यही अगर लोकतंत्र है तो फिर उस लोकतंत्र के प्रति जिसकी हम आशा करते थे वो करेंगे तो कैसे करेंगे, ये उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए बहुत देर लगे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर चलती थी। इसे तोड़ने में बहुत समय लगा और अब 370 जैसे जो धाराएं हैं वो उसके लिए एक कवच के रूप में बनी। 370 भारतीय संविधान को बाहर रखने का षड्यंत्र था। हमें सरकार को चाहिए कश्मीर में अपनी, हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन जैसे हमें चाहिए वैसे ही बना लेंगे। भारत सरकार का भारतीय संविधान है, ये हमारे दखल न दे। लॉ एंड ऑर्डर को या सही मानने में समय डेमोक्रेसी को बाहर रखने का षड्यंत्र अभी टूट गया है। और इस टूटे हुए ये जो बंधन है, ये जो बंधन टूट गए हैं, तो इसके साथ कैसे एडजस्ट किया जाए नए जमाने में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती में हमारे उपराज्यपाल जी के सामने होगी और उसका वो हल निकाल रहे होंगे बैठे हुए। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि अशोक जी की पुस्तक अलग तरह की है, तो वो इसी तरह की अलग है। उन्हें जो अनुभव हुए हैं वो यही अनुभव हुए। जो अच्छा काम उन्होंने करने की कोशिश की है उसको रास्ते में रोकने और उन्हें एक तड़पता हुआ छोड़ने के लिए जो घटनाएं हुई हैं, जो बंधन उन पर लागू किए गए, वो उस पुस्तक में मौजूद है। उसमें आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जैसे अभी उन्होंने आर्मी के की भूमिका के बारे में बताया, उन्होंने गांव के लोगों के बारे में बताया किस तरह वो सहृदय रूप से आपका स्वागत करते हैं। एक बार उन्हें मालूम हो कि आप पर विश्वास किया जा सकता है। तो मेरे एक मित्र बीबीसी में काम करते थे, वो यहां आए और उन्होंने कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो मेरे पास आए कि कैसे करें, तो मैंने उन्हें 2-3 रूल बता दिए थे कि आप जब बात करो किसी से खुलकर बात करो, बिना डर के बात करो, लेकिन अगर दूसरा आदमी आकर आपके साथ मिल जाए तो कट इट शॉर्ट, बात बंद करके निकल जाओ। क्योंकि कश्मीर का व्यक्ति आज आपसे या आर्मी वाले से या पुलिस वाले से उतना नहीं डरता जितना वो अपने पड़ोसी से डरता है, अपने किसी जानकार से डरता है जितना वो मुखबिर से डरता है। और इसी तरह अगर आपको सारे रास्ते बानहाल टनल से लेकर बारामूला तक जो राजमार्ग है उसके दाएं बाएं आपको एक ही तरह की भाषा सुनाई देगी, अगर वो नहीं सुननी है तो उस राजमार्ग से हटकर अंदर कहीं चले जाओ, आपको अलग तरह की भाषा दिखाई देगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अशोक जी जैसे और प्रयास, जैसे वो प्रयास कर रहे हैं ऐसे और कुछ प्रयास हो, भले ही उन्हें भी उसी तरह की परेशानियां पैदा सामने उनके आ जाए,
लेकिन इन परेशानियों से, इन अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं अशोक जी अपना इस दूसरे एडिशन में, इसके दूसरे एडिशन में जो उन्होंने अब तक हम लोगों से सुना, आपसे सुना, आपकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद वो कुछ और लिखें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू जी, आपने कश्मीर की यथार्थ का यहाँ हमको परिचय कराया। उपस्थित अभ्यागतों, अभ्यासण आ गया है जिसकी हम सभी एकत्र हुए हैं। मैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी से और सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ, कृपया डॉक्टर अशोक गजर की पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। पुस्तक का मूल्य 350 रुपए है और आज यह 250 रुपए की विशेष मूल्य पर उपलब्ध है। जो लोग लेना चाहें तो बाहर से पुस्तक ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मैंने प्रभात जी से ये अपने लिए अवसर ले लिया है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अध्यक्ष को ये अधिकार भी है कि जरा कार्यक्रम इधर से उधर बदल दिया जाए। और माननीय मनोज सिन्हा जी आखिरी वक्ता हूं जो बदल रहा कश्मीर है, उसके बारे में आपको भी जानने की उत्सुकता होगी। इन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी, पुस्तक के बारे में हम लोग जितना बोल चुके हैं उससे ज्यादा वो क्या बोलेंगे, इसलिए बदलते कश्मीर के बारे में आप उनसे सुने और इसलिए मैंने ये अपना फर्ज समझा कि मैं पहले बोलूं और आखिरी वक्ता माननीय मनोज सिन्हा जी हूं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय अशोक गढ़िया जी और अपने मित्र, और मैं उनको आदरणीय ही कहूंगा, आदरणीय प्रभात जी और मित्रों, इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक शुरू में भी, जैसा महेश जी ने भी कहा कि इसका जो पहला अध्याय है तो वह सब बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक की आत्मा उसी में है। उस अध्याय का शीर्षक है पुस्तक लिखने की प्रेरणा ऐसे मिले, और उसमें उन्होंने वो कहानी लिखी है जो उनके साथ क्या हुआ। बहुत कुछ अशोक जी ने बता दिया है, लेकिन मैं आप सबको कहूंगा कि पुस्तक आप खरीदें, पुस्तक को पढ़ें, और पुस्तक का जो पेज नंबर 38 है उसको आप पहले पढ़ें। तो कैसे सरकारें काम करती हैं और AICTE ने कैसे सत्यापन करने में कि बच्चे जो कश्मीर में ये ले गए हैं
वे वास्तव में कश्मीर के ही हैं या नहीं हैं, उनका सत्यापन करने में 1 साल लगा दिया। ये इस अध्याय में एक जगह पेज नंबर 38 पर है, और फिर उसी पन्ने पर एक बहुत अच्छी बातचीत है, सवाल जवाब में बातचीत है, और एक अफसर इनसे कह रहा है कि आप बच्चों को, यानी कश्मीर के बच्चों को धोखा देकर लाए, और जो वो अफसर है वह मंडलायुक्त है, यानी कमिश्नर है, और उसको अशोक गडिया ने कैसे उसको जवाब दिया वो पूरी कहानी उसमें है। और अंत में उसी वर्णन करते समय इन्होंने एक जगह लिखा है, और सचमुच ये ऐसी लाइन है जो श्री अशोक गडिया के व्यक्तित्व को इस लाइन से ही आप परिभाषित कर सकते हैं। एक सच्चे हिंदुस्तानी और कट्टर हिंदू का कश्मीर से अटूट रिश्ते की ये कहानी है। अब खुद को ये सच्चा हिंदुस्तानी भी बता रहे हैं, कट्टर हिंदू भी बता रहे हैं, और उस कश्मीर से ये अपना नाता जोड़ रहे हैं जिस कश्मीर में बच्चों को ये ले आकर के पढ़ाना चाहते थे। और कुल जिस स्कीम में बच्चे आए वो स्कीम मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 2010 में शुरू हुई थी। हम लोगों के मित्र थे, आजकल इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे। दिलीप पटगांवकर की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी, और मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार चाहे आपकी हो या पिछली सरकारें रही हो, हर सरकार की ये इच्छा रही है कि कोई रास्ता निकले ताकि जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में स्थापित हो जाए, भारत की मुख्य धारा में आ जाए। और उसी इच्छा के लिए दिलीप पटगांवकर ने, मैं उनके प्रयासों का साक्षी हूं। दिलीप पटगांवकर जब बार बार कश्मीर से लौट करके आते थे तो हमारे मित्र थे, इसलिए हम उनसे मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे। और उन दिनों हमने और हमारे सहयोगी ब्रजेश झा ने, हमने उनसे लंबी बात भी की थी और वो छापा भी था। दिलीप पटगांवकर ने जितना कश्मीर को कहना चाहिए कि एक गांव जाकर के देखा था, और पहली बार आज जो कश्मीर के कुछ तथ्य अब अमित शाह जी की यात्रा के दौरान निकल करके आए हैं, हम सब लोग उससे परिचित हैं, उन बातों को दिलीप पटगांवकर भी आकर के बताते थे, लेकिन उनकी सरकार नहीं सुनती थी। उन्होंने ये फार्मूला दिया कि बच्चों को वहां से ले आइए, उनको पढ़ाइए, और पढ़ करके जब वो लौट करके जाएंगे, शिक्षित होकर जाएंगे, तो वहां का समाज बदलना शुरू होगा। लेकिन उसके रास्ते में जो अड़चनें आई, उन अड़चनों में वो अड़चनें बढ़ती गई। 2016 भी आया, 2017 भी आया, और इनको मुकदमा लड़ना पड़ा। अशोक जी ने कहा नहीं, लेकिन इस पुस्तक में वो रकम लिखी हुई है, और ये रकम हम सबको जाननी चाहिए कि उन बच्चों को पढ़ाने और इस स्कीम को चलाए रखने का जो उन्होंने संकल्प किया, तो ये 30 करोड़ रुपए के कर्जे में आ गए। इनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति थी या जो कुछ भी इनके पास था, सब बैंकों को गिरवी रख दिया गया। तो मैं ये कहूंगा कि अशोक गडिया ही ये कर सकते थे, दूसरा कोई भी कर सकता। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भले बिक जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन जो हमने संकल्प किया है कि कश्मीर के बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको पूरा किया। और
अदालतों का दरवाजा खटखटाया और अंततः अदालत से, कोर्ट से इनको न्याय मिला। भारत सरकार से न्याय नहीं मिला, भारत सरकार के प्रशासन तंत्र से न्याय नहीं मिला, भारत सरकार के राजनीतिक नेतृत्व से न्याय नहीं मिला, कोर्ट से न्याय मिला। और अभी भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुख्य न्यायाधीश को कि आप मुकदमों को का बोझ कम करिए, तो प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं बताता कि इस देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज कोई अगर संस्था है तो उसका नाम है भारत सरकार और राज्य सरकार। इनको मुकदमा क्यों लड़ना पड़ा? इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि अफसर सुनने को तैयार नहीं थे, जो लोग अपने पदों पर बैठे हुए थे वे सुनने को तैयार नहीं थे। भारत के शिक्षा मंत्री, जो उस समय मानव संसाधन मंत्री कहलाते थे, वो सुनने को तैयार नहीं थे। पता नहीं कितनी बार महेश जी गए, कितनी बार हमने चिट्ठियां लिखी, कितनी बार हम लोगों ने चिट्ठियां लिखवाई, परंतु कोई सुनवाई नहीं। तो मैं, और इस पुस्तक में तो उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि मेवाड़ संस्थान को एक और बहुत बड़ा श्रेय मिलना चाहिए। ये धारा 370 हटी। 370 से ज्यादा खतरनाक जो धारा है, धारा थी कही है, वो 35A थी। और ये अशोक जी को याद है या नहीं याद है मुझे नहीं मालूम, कौन साहब को याद है या नहीं याद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद है मेवाड़ संस्थान में हम लोग एक दौर में गोष्ठियां किया करते थे और उसमें उसी संस्थान का एक ला का प्रोफेसर, मैं नहीं जानता कि वो इसमें बैठे हैं या नहीं, अब मैं उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन मुझे याद है उस व्यक्ति ने, उस गोष्ठी ने ये कहा कि भारत के संविधान में कश्मीर की एकता, कश्मीर की एकात्मता भारत के साथ में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो 35A है। पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग में दर्ज हो गई और मैंने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे CK जैन से मैंने पूछा कि आप 35A के बारे में कुछ जानते हैं? और अगर आप संविधान की प्रति उठा करके देखें तो 35A का कोई उल्लेख नहीं है। कोई अनुच्छेद 35 तो है, 35A नहीं है। जो जिन्होंने सालों संविधान को बरता, संविधान के साथ जिए, संविधान के साथ लोकसभा को चलाया, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं थोड़ा पढ़ करके बताऊंगा आपको। मैं फोन पर उनसे बात कर रहा था। CK जैन आज दुनिया में नहीं है। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि ये आपने जो बताया है वो तो कहीं संविधान में है नहीं। मैंने कहा कि जरा पलट करके देखिए 1954 का जो राष्ट्रपति का आदेश है वही शायद क्वालिफाई करता है 35A को। तो उन्होंने कहा कि ये तो संविधान के साथ धोखाधड़ी है। अब वो इस संविधान के साथ धोखाधड़ी का को अंडरलाइन करने का श्रेय अगर किसी को है तो मेवाड़ संस्थान को है। और उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के लोगों को कहा कि आप इसको इस पर याचिका डालिए। एक दिन उस समय संविधान दिवस तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कराया। उन दिनों विधि दिवस मनाया जाता था। हमको एक हाई कोर्ट में बुलाया गया। तमाम बड़े बड़े वकील थे। मैंने उनको जब कहा कि आप क्या 35A के बारे में कुछ जानते हैं
आप सबको आश्चर्य होगा, सीनियर वकील सब थे। किसी वकील ने कहा कि हम लोगों ने तो आज तक 35A के बारे में कुछ सुना ही नहीं। इस सरकार को, इस भारत सरकार को बधाई दी जानी चाहिए कि अब 370 नहीं है, 35A। और ये मैं अब इस पुस्तक के बारे में और कुछ कहूं, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि इसका जो 15वां अध्याय है वह बदलते कस्मे की कोशिश है, जो अशोक जी ने लिखने की कोशिश की है। और अशोक जी अब थोड़ा और रुक जाते तो जो अब कश्मीर बदला है उसके लिए इनको एक नया अध्याय जोड़ना पड़ता, या तो एक नया एडिशन निकालें और बदलते हुए कश्मीर को जोड़ो। कितना बदला है कश्मीर, इसके बारे में तो मैंने कहा कि माननीय उपराज्यपाल जी कहेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, शायद ये न बताएं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर होता है, और एक जगह महात्मा गांधी का भारत में एक जगह जन्मदिन सचमुच पूरी रात मनाया जाता है। वहां कभी बहुत पहले, बहुत साल पहले मैं प्रभास जी के साथ गया था और मुझे याद है प्रभास जी ने कहा था कि मैंने पूरे भारत में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाते हुए देखा है, लेकिन ये पहली बार इस तरह से इतने तन्मय होकर पूरे जिले के लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। अब अगर आज प्रभास जोशी जी होते तो वो लेख लिखते, लेखों की माला लिखते, इसलिए लिखते क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर में पूरे महीने महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया गया। एक महीना 7 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक। और राजीव बोरा एक समारोह में वहां गए, उनको ये बातें मालूम हुई, उन्होंने लौट करके आकर के और मुझे बहुत देर तक उन्होंने कहा कि बच्चे शामिल हुए, बच्चों के परिवार वाले शामिल हुए, कितने हजारों लोग महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शामिल हुए इस बार, और जिस तरह से वो शामिल हुए उससे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की छाया थी, आतंकवाद के जो बादल थे वो साफ हुए हैं, और अहिंसा, भारत की एकता और भारत में निष्ठा का एक नया आकाश खुला है। ये जम्मू कश्मीर के बदलते हुए जम्मू कश्मीर की कहानी। तो ये पुस्तक इस अर्थ में, महेश जी ने जो बातें कही है मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, मैं ये कहूंगा कि अशोक जी जैसे हैं वैसी ये किताब है। इसलिए और अशोक जी कैसे हैं इसका मैं वर्णन अभी नहीं करूंगा, अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आदरणीय राय साहब की सरलता सचमुच प्रणम्य है। संविधान के बारे में जो अभी राय साहब ने बताया
वो पुस्तक जो उनकी अभी आई है, भारतीय संविधान अनकही कहानी, उसमें बहुत कुछ उल्लेख उन्होंने किया है और संविधान के साथ जो कुछ उपाघात होते रहे उसके बारे में उन्होंने विशेष उसमें अपना अध्ययन करके पुस्तक लिखी है, इसलिए उनका उसके लिए अभिनंदन। हमारे मध्य में आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं। आप तो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे और बीएचयू के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। 1996 में पहली बार आप लोकसभा के सांसद बने, फिर 1999 और फिर 2014 में आप विजयी हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मंत्रिमंडल में रेल राज्य मंत्री बने, फिर संचार राज्य मंत्री का दायित्व निर्वहन किया। अगस्त 2020 से वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। अपने दीर्घ अनुभव और प्रशासनिक कौशल से वे केंद्र की योजनाओं का सफल और प्रभावी कार्यान्वयन करके वहां के निवासियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जैसा अभी आदरणीय राय साहब ने बताया, उनके श्रीमुख से हम सुन सकेंगे कि वहां जम्मू कश्मीर में क्या परिस्थितियां हैं। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय मनोज सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है, मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक अडिया जी, प्रभात जी, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अशोक जी को उनकी पुस्तक मेरे अनुभव इतिहास के झरोखे से कश्मीर के प्रकाशन के लिए मैं साधुवाद देता हूं। सामान्य तौर पर जब कोई जम्मू कश्मीर पर नई पुस्तक आती है तो अनेक प्रकार की जद्दोजहद लोगों के मन में होती है, किस अप्रोच से उस पुस्तक को पढ़ा जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे भी समाधान दिया और आप लोगों को भी समाधान मिल गया। किताब में पूरी इसीलिए नहीं पढ़ा कि राय साहब ने लिखा कि पहला अध्याय पढ़ लीजिए, उतना काफी, उसके बाद मैंने थोड़ा दिया, समय भी नहीं मिला। और राय साहब के वाक्य में दोहरा देता हूं कि अशोक जी की पुस्तक पहले अध्याय से शुरू नहीं होती, बल्कि उसी पर पूरी हो जाती। तो उसको पढ़ने के बाद पुस्तक पढ़ना मुझे लगा कि कोई दूसरा काम किया जाए। तो पुस्तक के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने बिशन टंडन जी का नाम आपने से अनेक लोगों ने सुना होगा। सारिका में उनका एक लेख छपा, मैंने उस लेख को पढ़ा था, आप में से भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, व्यंकार थे, हास्य में लिखते थे। उनका एक लेख छपा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा, इस शीर्षक से वो लेख था। पूरा लेख मैं नहीं बताऊंगा, 2-3 मिनट में उसको खत्म करूंगा। देश की सरकार बहुत चिंतित हुई कि आखिर देश का विकास कैसे किया जाए। तो सरकार में जो काम होता है, उन्होंने एक आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष और कुछ सदस्य नामित हुए। पहली बैठक के बाद अध्यक्ष जी को लगा कि अगर देश को विकास के रास्ते पर बढ़ाना है तो सबसे प्राथमिक शिक्षा पर में जोर देना चाहिए। तो उन्होंने यात्रा की, एक सुदूर ग्रामीण अंचल में प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे। मौसम यही रहा होगा, वहां के प्रधानाध्यापक जो थे धूप का आनंद ले रहे थे शारदाई का। उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान, जहां का वो विद्यालय रहा, तो पहुंच करके उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे भारत सरकार ने आयोग बनाया है, मैं उसका अध्यक्ष हूं और इस मंतव्य से आया
प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा देखिए मेरे विद्यालय का पठन पाठन बहुत उच्च कोटि का है, अनुशासन भी बहुत अच्छा है। आइए जो हमारे विद्यालय की सबसे ऊंची कक्षा है, कक्षा 5, उसमें आपको ले चलते हैं। तो लेकर के गए, दूसरे अध्यापक सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे। तो उन्होंने पूछा एक बच्चे से कि जनक का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। तो दूसरे से पूछा तो उसने कहा मैंने भी नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबका एक ही जवाब था कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। जो पढ़ा रहे थे मैंने कोई अध्यापक तो उसको बुरा न माने, मैं कोई और संदर्भ में नहीं दिला। तो उन्होंने कहा था जब से मैं इस विद्यालय में अध्यापक हूं कोई जनक का धनुष था ही नहीं करना पड़ा। फिर वो प्रधानाध्यापक से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं 15 साल से नहीं, मेरे कार्यकाल में तो नहीं था, इसलिए मैं पता करता हूं मेरे पूर्व जो प्रधानाध्यापक थे वो भी इसी गांव के थे, उनको बुला आग्रह करके बुलाए गए, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा मैं जब था तभी नहीं। फिर वो चले गए, उनको समझ में आएगा कि अनुशासन कैसा है, पठन पाठन, वापस चले गए। तो जो प्रधानाध्यापक महोदय थे उनको लगा कि ये तो बड़ी कठिनाई हमारे विद्यालय की। उन्होंने कागज कलम लिया जो सरकारी काम होता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए पत्र बनाया, महोदय मेरे विद्यालय के जन्म का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में बड़ी सुविधा हो रही है, कृपया अविलंब मेरे विद्यालय के लिए जन्म का धनुष उपलब्ध कराएं। अब वो चिट्ठी चली तो आप में से अनेक लोग जानते होंगे कि एसडीआई साहब होते थे जो प्राइमरी स्कूल, वो दौरे पर ज्यादा रहते थे। बहुत दिन बाद उन्होंने देखा, पढ़ते थे नहीं, संस्कृति के साथ अग्रसारी फॉरवर्डेड एंड रिग्मेंट। फिर वो बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हम तो घूमते घामते हमने वो सचिवालय पहुंचे। अब जिस दिन सचिवालय पहुंचा और शिक्षा सचिव महोदय ने उसको देखा तो उस दिन बहुत उदास थे। वो कुछ प्रस्ताव लेकर के गए थे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, और वो वित्त सचिव ने मना कर दिया। जब ये प्रस्ताव उन्होंने देखा तो बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि वैसा प्रस्ताव है जिस पर कभी भी वित्त सचिव मेरी बात टाल में ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने बड़ी तैयारी की, मैंने उसकी तैयारी की, होम सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक किया। डीजीपी ने कहा साहब ये तो ठीक है कि वहां विद्यालय का मैंने इन विद्यालयों को जहां जनक का धनुष नहीं उपलब्ध कराया, लेकिन जिन विद्यालयों में जनक का धनुष है उससे हिंसा बढ़ सकती है, इसलिए उसके रखरखाव का उचित इंतजाम होना चाहिए। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया। फिर सारी तैयारी हो गई और उस समय 31 मार्च अंतिम तारीख होती थी और थोड़ी बदल हो गई। तो अंतिम दिन जब फिर बैठक हुई तो वित्त सचिव ने कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत उचित है, इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है, अगले वित्तीय वर्ष में इसका विचार किया जाए। वैसा उससे अधिक कर रहे थे कि सरकार पीछे की थी या अभी की थी, तो ये व्यवस्था है, काफी कुछ बदला है और भी बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस समय चीजें बदल रही, आगे भी बदलेंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। करीब करीब मोटे तौर पर 26 महीने मुझे हो गए जम्मू कश्मीर में, और मैं किताब से अलग करता हूं। अब तक मुझे अगर स्मरण ठीक से 2000 लोगों से मिला हूं जिन्होंने बड़ी दृढ़ता और जिम्मेदारी से कहा कि मैं बहुत काम करता हूं कश्मीर और लंबे समय से काम करता हूं। और कश्मीर के विद्वान कौल साहब के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में आपको मैंने इतने मिल जाएंगे कि अगर 10 कदम चलेंगे फिर विद्वान है कहेगा कश्मीर की समस्या का समाधान मैं आपको बताता भी इस रास्ते पर चलिए। तो ये लंबे समय से ये लोग हैं, दिल्ली में बैठ करके कश्मीर के बारे में एक अवधारणा बनाने का काम कुछ सही करते हैं, कुछ गलत करते हैं, जो लंबे समय से चला आ रहा है। और मुझे लगता है कि सरकारें भी उस अवधारणा के आधार पर निर्णय करती रही हैं। कई बार मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आया, और सामने बात बहुत ठीक करी, उन्होंने बताया
एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीनियर अफसरों की बैठक में कहा, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि अरे भाई कुछ तो जमीन पर काम करो, 80% ले जाओ, 20% तो दिखाई पड़े। इस कल्चर से कश्मीर आगे बढ़ा है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये कोशिश की गई है कि चीजें सिस्टम से चले, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चले, इसकी कोशिश की जा रही है। और जो देश भर में अच्छी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए, उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। सामान्यतः जब मैं पहुंचा था 7 अगस्त को मैं गया था, तो 3-4 दिन बाद पहला फोन मेरे पास दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नेता, उनका आया। उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब एक मेरे वशिष्ठ हैं पाठक जी, जिन्होंने कश्मीर में काम किया था, उनका भुगतान नहीं हो रहा, जरा आप देख लीजिए। मैंने कहा मैं देखता। फिर किसी और ऐसे ही 2-4 लोगों का फोन आया। तो मैं नया गया था, तो मैं चीफ सेक्रेटरी को ही जानता था, मैं कागज चीफ सेक्रेटरी को भेज देता। बाद में पता किया तो किसी का भुगतान नहीं हो रहा है। तो थोड़ा जानकारी करने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि न इस काम का कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, न इसका फाइनेंशियल सैंक्शन था, न इस काम का कभी टेंडर हुआ था। तो भुगतान कहां से होगा? उस व्यवस्था को हम लोगों ने बदला, और अब कोई काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के और बिना ई टेंडर के नहीं होता है। और एक और बात जोड़ दी गई है कि काम की जियो टैगिंग विद फोटोग्राफ, माने जितने काम हुए उनके फोटोग्राफ आपको उपलब्ध है। ये भारत सरकार में ऑलरेडी लागू है, बीम्स आप में से अनेक लोगों ने उसका नाम सुना हो। और किस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा हो रहा है ये पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, जो लोग देख सकते हैं। मेरे गांव की सड़क बन रही है, तो ये 20 लाख रुपए इस सड़क के लिए है, इतनी लंबाई है इस सड़क की, और इस तारीख को इसका टेंडर हुआ था। लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि इससे चीजें बदली। और उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि मैं जब गया था तो उसके पहले साल यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और कुल प्रोजेक्ट पूरे हुए थे 9,229। मैं अगस्त में पहुंचा था। ये व्यवस्था जिसका मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया है, ये अक्टूबर में होने लगी। तो 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,000 से ज्यादा। और पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, उसमें 50,700 प्रोजेक्ट हमने एक साल में पूरे किए हैं। तो व्यवस्था के बदलने से मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन ये सच है कि अब पैसा काम के लिए खर्च किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आदमी है तो भ्रष्टाचार होगा ही। टेक्नोलॉजी का जितना अधिक उपयोग होगा, मुझे लगता है भ्रष्टाचार उतना कम होगा। ये मोटे तौर पर एक सामान्य समझ है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, ये दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मैं समझता हूं कि वहां के लिए रहा है। जिस नेशनल हाईवे की बात अभी हो रही थी, भारत सरकार ने उसको बनाया है, लेकिन रामबन के पास एक लैंडस्लाइड में बड़ा हिस्सा खराब हो गया। अखबारों में आप सब पढ़ते होंगे, ट्रक सेव के ट्रक कई दिन तक। तो वहां का पहाड़ भी थोड़ा समझना जरा मुश्किल है, खासतौर से रामबन के इलाके काफी तकलीफ देता है। वहां एक टनल बन रही है, अगले साल बन जाएगी, तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए, अब एक प्रोजेक्ट का नाम लूंगा उचित नहीं है, 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम जम्मू कश्मीर के यूटी में हो रहे हैं। वो भारत सरकार के कारण है, प्रधानमंत्री जी के कारण। और मैं उम्मीद करता हूं, कई बार ये डिस्कशन आता है कि जम्मू के लोगों को शिकायत है कि हमारी उपेक्षा हुई, पर्यटन कश्मीर में ज्यादा आता है, पर्यटक जम्मू में नहीं आता है। तो क्योंकि जम्मू के क्षेत्र में भी कुछ सुंदर स्थान हैं, कनेक्टिविटी है ही नहीं हो। भद्रवा जाना हो तो यानी कैसे 10 नाम मैं बता सकता हूं, वहां लोग जा नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1-2 वर्षों में, मैक्सिमम अधिकतम 2 वर्षों में, इन स्थानों पर भी सहूलियत से आप पहुंच सकते हैं। अब
अमरनाथ जी की यात्रा भी खत्म हुई है। इस बार मुझे एक दिन जब वो दुखद घटना हो गई तो मुझे पूरी यात्रा पैदल करनी पड़ी, क्योंकि 2 दिन में यात्रा शुरू हो, ये एक बड़ी चुनौती थी। तो 2 दिन की यात्रा में मोटे तौर पर मुझे लगता 46 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये सड़क बनाई जा और इतनी तकलीफ जो देश भर से श्रद्धालु आते हैं जो होती है, ये एक बनावटी तकलीफ है और उसके लिए प्रयत्न शुरू हुआ। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस वर्ष वो सड़क स्वीकृत हो जाएगी, बनने में जरूर 4-5 वर्ष लगेगा। तो संगम टॉप तक, जहां से बाबा केवल 2 किलोमीटर है, सुविधा से सड़क मार्ग से अच्छी गाड़ियों से लोग पहुंच सकते हैं। जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कुछ लोगों से मिल लीजिए। 2-3 नाम उन्होंने सुझाए थे, उसमें जगमोहन जी नहीं है, डॉक्टर करुण सिंह से मिला था, ये जो एनएन वोरा साहब से मिलने वो 10 साल गवर्नर, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मनोज जी मैं 10 साल बाद 2 काम नहीं कर सकती। मैंने कहा बताइए। एक है कि मैं बड़ी कोशिश किया कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए एक वहां सरकारी कार्यालय हो जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय नाम मैं नहीं दे रहा हूं, वहां के कन्वोकेशन में मैं गया तो जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो मैं, मेरा एडीसी और वाइस चांसलर 3 ही खड़े थे, बाकी बैठे हुए। तो इन सब अभी बात छोटी है, ये मुझे समझ में आया। तो फिर उसके बाद अब कोई कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में सरकारी होता है तो राष्ट्रगान से ही शुरू होता है और राष्ट्रगान से समाप्त होता है। और इस बार तिरंगा यात्रा पूरे देश में चली, लेकिन पिछले वर्ष जब हमने फैसला किया कि घाटी के, क्योंकि अगस्त के समय हम लोग कश्मीर में ही, श्रीनगर में ही रहते हैं, हर स्कूल में और हर पंचायत में तिरंगा फहराया जाएगा। जिलों में और विद्यालय में कॉम्पिटिशन भी हुए, उसके लिए पुरस्कार की राशि रखी गई। तो कुछ अफसरों ने मुझे कहा, खासतौर से पुलिस के अफसरों ने, सिक्योरिटी जो साहब ये इतने बड़े पैमाने को करने की जरूरत क्या है। तो मैंने कहा कि भाई महीने 2 महीने में क्या घटनाएं हो जाती है, 15-20 होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस बार करना ही। उसके इंतजाम किए गए। पिछले बार मैं कह सकता हूं कि आपने खबर पड़ी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, हर विद्यालय हर पंचायत में कार्यक्रम हुआ। और इस साल संस्कृति मंत्रालय ने जो सूची बनाई पुरस्कारों की, उसमें जम्मू कश्मीर को तिरंगा यात्रा में प्रथम पुरस्कार मिला। और इसके कारण मिला कि पुलवामा में भी 10,000 लोग तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सड़कों को निकले। त्राल में भी कौन था 8,000 से कम लोग नहीं थे, शोपियां में भी 5,000 लोग। तो ये धीरे धीरे वहां मैं जब पहुंचा था तो ये साल अपने चीफ सेक्रेटरी से मैंने 2 सितंबर को पूछा, अभी 5 सितंबर आ रहा है, ये शिक्षक दिवस कहां मनाया जाता था, यहां नहीं मनाया जाता है। तो 2020 5 सितंबर को राजभवन के छोटे से सभागार में कुछ अफसरों के साथ हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया 10-15 लोग। 2021 को फिर वहां पुरस्कृत भी लोग किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और उसी में से विचार है कि गांधी जयंती भी शिक्षक दिवस के बाद लगातार मनानी चाहिए। तो इस बार हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में शांति और अहिंसा पर जैसे राइटिंग भी हुई है, डिबेट भी हुई है, पदयात्राएं भी लोगों ने निकाली है और बड़े इनोवेटिव ढंग से बच्चों ने। और वो कोई एक आश्चर्यजनक बात भी मैं आपको बताता हूं, जब नेशनल एंथम कॉम्पिटिशन था 15 अगस्त के पहले, तो जम्मू से कौन सा ज्यादा एंट्री कश्मीर डिवीजन से है, जो आश्चर्यजनक है। और फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि कोई एक समय और दे दीजिए, नहीं तो कश्मीर बहुत आगे। हमने कहा भाई समय जो तय है वही रहेगा, जो समय से नहीं आएगा उसकी गाड़ी छूट जाएगी। मोटे तौर पर ये कोशिश की जाएगी। अब 2 बातें मैं समझता हूं कि वहां की 70% आबादी कृषि पर, कृषि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जिसमें कृषि भी है, एग्रीकल्चर भी है, डेयरी भी है, फिशरी भी है, जितना आप नाम ले सकते हैं, सेरिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है, फ्लोरिकल्चर भी है। एक 2 दिन का वर्कशॉप हम लोगों ने श्रीनगर में किया और
कई कृषि वैज्ञानिक जो देश के हैं उनसे काफी चर्चा हुई और मैं परसों जब निकल रहा था तो समिति के अध्यक्ष हैं ICAR के डायरेक्टर जनरल रहे डॉक्टर मल्ला, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। दलवी साहब का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो समिति बनाई थी कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी की जाएगी, दलवी साहब भी थे, कई लोग थे उसमें, सबका नाम मैं नहीं लेता। तो उन लोगों ने एक 5 साल का लक्ष्य रखा है और समझदार लोग हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि कैसे वो जमीन पर उतरेगा, एक तो योजना बनती है जो कागज में बनती है, इसका विशेष ध्यान उस समिति ने रखा है और उसको ईमानदारी से हम लोग जमीन को उतारना चाहते हैं। उसमें कश्मीर बदल सकता है, लोगों का जीवन बदल सकता है। दूसरा, औद्योगिकीकरण इंडस्ट्री की बात जो करते हैं तो आजादी से 1-1.5 साल पहले तक कुल 14,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जो इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से बनी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी विकसित राज्य में आज उतना इंसेंटिव नहीं है जितना जम्मू कश्मीर में। किसी जो हमारे नियरेस्ट राज्य है उत्तर प्रदेश से हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। दूसरे राज्य की बात मैं भी नहीं कर रहा। तो मोटे तौर पर अभी 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, जिसमें से 38,080 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी जब गए थे पल्ली गांव में तो कर दी गई थी। बाकी को रोक दिया गया क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है, जो जमीन थी वो दे दी गई। जमीन अधिग्रहित की गई है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां सड़क बने, बिजली बने, वहां पानी पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले 2-3 महीने में हो जाएगी। मैं बहुत इस दृढ़ मत का हूं कि कम से कम 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जरूर आएगा। एमआर ग्रुप एक है UAE का, आप में से अनेक लोग जानते होंगे। एमआर वाले श्रीनगर में बड़ा मॉल बना रहे हैं 5 लाख स्क्वायर फुट का, एक IT टावर श्रीनगर और एक जम्मू में बना रहे हैं। DP वर्ल्ड दुबई पोर्ट का नाम आप सब जानते हैं। आज लॉजिस्टिक्स में दुनिया की जो 5-7 बड़ी कंपनियां हैं उनमें DP वर्ल्ड का नाम आता है। तो साबा के पास वो ICD इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने का काम करेंगे। मेडी सिटी के कई प्रस्ताव श्रीनगर में स्वीकृत हुए हैं। जम्मू में भी 2 निजी अस्पताल बने, उसकी स्वीकृति उन्होंने प्रदान की। सिनेमा हॉल की अखबारों में बड़ी चर्चा की। मिशन यूथ एक नया काम जाने के बाद हमने शुरू किया, इसमें कोशिश करते हैं नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, बाकी चीजें कैसे की जाए। तो मिशन यूथ के अंतर्गत पहला पुलवामा में और दूसरा शोपियां में सरकार ने सिनेमा हॉल बनाया। विजयधर साहब ने एक मल्टीप्लेक्स बनाया, तो हर जिले में ये बन जाएगा। लोग देख रहे हैं। जिस दिन मैं शोपियां गया था, बच्चे निजात पहुंच रही थी और लोग कानों से देख रही थी। और तीसरा, कल्चर को लेकर के अभी हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता है। हमारी खुद की समझ जरा कम हो इस मामले में, और साफ समय नहीं देते हैं और कुछ लोगों को खुद पकड़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन देख रहा हूं, मुझे लगता है कि 19 को एक वहां कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उस दिशा में भी काम हो। ये मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, कनेक्टिविटी वहां की ठीक हो जाए, रेलवे कनेक्टिविटी अगले साल हो जाएगी तो कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। एयर कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो गई है। जब मैं गया था तो कुल 16 फ्लाइट आती थी और 16 जाती थी, 32 फ्लाइट चलती थी श्रीनगर से दिल्ली, बाकी अभी 110 चलती। जम्मू में 3-4 फ्लाइट आती थी, 3-4 जाती थी, 44 चलती और कोई बड़ा उसमें बड़ा काम नहीं हुआ। जो ये ATF एयर टर्बाइन फ्यूल जिसे आप कहते हैं, उस पर वैट था 26.5%। तो मैंने कहा भाई से घटा देते हैं, 1% कर देते हैं। तो मुझे समझाएगा साहब ये 95 करोड़ तो लॉस हो जाएगा। हमने कहा 6 महीने बाद ये 110 करोड़ हो जाएगा। तो कोई मानता नहीं था। फिर अंत में वीटो करके मैंने उस फैसले को लागू कर दिया। हुआ सही है कि 6 महीने नहीं बल्कि 10 महीने तक हमको दिक्कत रही, लेकिन आज 127 करोड़ रुपया हमको वैट में आ रहा है
और फ्लाइटें जो 32 से 110 हो गई हैं 4 से 44, नया टर्मिनल भी बन रहा है। ये छोटे छोटे फैसलों ने बड़ी मदद की। तो मुझे लगता है मोटे तौर पर इन विषयों को हमने एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन कमीशन अभी का इंस्टीट्यूट हुआ है, डॉक्टर दिनेश सिंह जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनको उसका